हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने लेमार्कवाद के बारे में और उसकी आलोचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो से हम बात करेंगे डार्विनिज्म या डार्विनवाद के बारे में। तो बात करते हैं डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या उद्विकास के बारे में। डार्विनवाद की थ्योरी जो दी गई थी उसके बारे में। इन 1831 चार्ल्स डार्विन ऑन ए जर्नी ऑन HMS बीगल for 5 years noted the flora, fauna and geology of the islands of the South Pacific and collected numerous living and fossil specimens। तो 1931 में चार्ल्स डार्विन एक यात्रा पर निकले और ये यात्रा उन्होंने HMS बीगल नामक जहाज़ पर की थी और ये यात्रा उन्होंने 5 साल तक की और उन्होंने ये देखा कि फ्लोरा यानी वनस्पति, फौना यानी जितने भी वहाँ पर उपस्थित जीव जंतु हैं और वहाँ की जियोलॉजी के बारे में उन्होंने जानकारी ली। और ये जानकारी जो है वहाँ के जो द्वीप समूह हैं साउथ पैसिफिक के, वहाँ के द्वीप समूहों की उन्होंने यात्रा की और उन्होंने विभिन्न प्रकार के अनेक जीवित तथा फॉसिल स्पेसिमेन या जो जीवाश्म हैं उन्होंने वहाँ से कलेक्ट किए या संग्रहित किए थे। He also sailed to the Galapagos Island about 600 miles from the west coast of America। उन्होंने गैलापेगोस आइलैंड या द्वीप समूह की ओर भी यात्रा की थी जो कि 600 मील दूर था अमेरिका के पश्चिमी कोस्ट से। He observed a number of variations or differences among the organisms that lived on these islands। तो उन्होंने देखा कि वेरिएशंस वहाँ पर उपस्थित जीवों के अंदर विभिन्नताएं जो है वो बहुत ही अधिक पाई गई थी और वहाँ पर विभिन्नताएं भी थी, डिफरेंसेज और अंतर भी थे अमंग द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड ऑन दीज आइलैंड्स। और वहाँ पर अलग अलग द्वीपों के ऊपर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म या जंतु थे उन सभी के अंदर उन्होंने अंतर जो है वो देखा था। The common birds of the Galapagos Islands were the finches। तो गैलापेगोस द्वीप पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर सामान्य प्रकार के जो पक्षी थे वो सर्वाधिक फिंचेज उपस्थित थी। दैट वर रिमार्केबली डिफरेंट फ्रॉम द फिंचेज ऑफ द mainland। तो उन्होंने देखा कि इन गैलापेगोस द्वीप के ऊपर पाए जाने वाले जो फिंचेज थे उनमें बहुत ही अंतर था। जो फिंचेज सामान्य सतह पर और दूसरे मुख्य भूमि पर उपस्थित जितने भी फिंचेज थी उनसे ये थोड़े अलग प्रकार की फिंचेज उपस्थित थी गैलापेगोस द्वीप के ऊपर। दीज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ फिंचेज हैड अ बीक ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड वर एडाप्टेड फॉर फीडिंग ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट डाइट्स। और ये आपस में अत्यंत घनिष्ठ संबंध रखने वाली जो स्पीसीज या प्रजातियां थी फिंचेज की उनमें उन्होंने देखा कि उनकी जो चोंच है वो विभिन्न प्रकार के आकार वाली थी और उनका साइज भी जो है वो अलग अलग प्रकार का था और वे फिंचेज एडाप्टेड थी अलग अलग फीडिंग हैबिट्स के लिए और अलग अलग डाइट जो है वो अलग अलग प्राप्त करती थी। तो उन्होंने देखा कि फिंचेज के अंदर उनकी चोंच के अंदर विभिन्नताएं थी, उनके चोंच के आकार के अंदर विभिन्नताएं थी और उन्होंने ये भी देखा कि उनका जो डाइट है या उनका भोजन करने का भोजन जो है मुख्य भोजन वो भी सभी फिंचेज के अंदर अलग अलग प्रकार का उन्होंने देखा था। इन 1938 में डार्विन रीड एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। डार्विन ने एक जो है निबंध पढ़ा था द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन बाय माल्थस, जो कि माल्थस के द्वारा लिखा गया था। हु एक्सप्लेन्ड दैट द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल वाज वेरी रैपिड। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया यानी माल्थस ने अपने लेख में ये बताया कि जो रेट होती है या दर होती है रिप्रोडक्शन की जंतुओं के अंदर ये बहुत ही तीव्र होती है यानी अधिक तीव्रता से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड दैट एनिमल पॉपुलेशन इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन द अवेलेबल फूड सप्लाई। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एनिमल की जंतु की पॉपुलेशन होती है, समष्टि होती है,
ये अधिक तेज़ी से वहाँ पर बढ़ती है। और जहाँ पर उनके अवेलेबल फूड या उपलब्ध उनको जो भोजन है उनसे भी अधिक तेज़ी से जो है वो पॉपुलेशन जल्दी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। द फूड सप्लाई इंक्रीजेज इन अर्थमेटिक रेशियो वाइल द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन जियोमेट्रिक रेशियो। और वहाँ पर देखा कि जो फूड सप्लाई है यानी वहाँ पर भोजन की उपलब्धता जो है वो अंकगणितीय अनुपात के अंदर बढ़ती है, जबकि पॉपुलेशन जो है या समष्टि जो है वहाँ की जियोमेट्रिक रेशियो या ज्यामितीय अनुपात के अंदर बढ़ती है। यानी ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है तो ये अधिक तेज़ी से बढ़ती है, जबकि अर्थमेटिक रेशियो के अंदर जो है कम गति से उनमें वृद्धि होती है फूड सप्लाई के अंदर। एट द सेम टाइम, तो उसी समय जब ये डार्विन कार्य कर रहे थे, अल्फ्रेड वॉलेस अ यंग इंग्लिश नेचुरलिस्ट मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन टू डार्विन। तो अल्फ्रेड वॉलेस जो कि एक यंग इंग्लिश यानी कि अंग्रेज जो है प्रकृतिविद थे, और उन्होंने डार्विन के समान ही कुछ ऑब्जर्वेशन जो है प्राप्त की थी। तो उन्होंने भी वही कार्य किया जो डार्विन कर रहे थे। वॉलेस एंड डार्विन एडाप्टेड माल्थस आइडियाज़। तो वॉलेस और डार्विन दोनों ने ही माल्थस के दिए गए आइडियाज़ का उपयोग किया अबाउट हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज कुड अफेक्ट पॉपुलेशन। तो उन्होंने माल्थस के द्वारा दिया गया यह आइडिया कि किस प्रकार से लिमिटेड रिसोर्सेज या सीमित संसाधन जो है वो किसी भी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी फूड से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है अधिक वृद्धि नहीं कर सकती। उनकी इंक्रीज़ को सीमित रखने के लिए जो आइडिया दिए थे माल्थस ने कि इस प्रकार से पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड रहती है, तो उन आइडियाज़ को वॉलेस और डार्विन दोनों ने ही उपयोग किए थे। डार्विन पुट फॉर्थ ऑल दीज आइडियाज़ इन द जर्नी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ लिनियन सोसाइटी इन 1859। और डार्विन ने ये सभी आइडियाज़ जो अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन और माल्थस की जो ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने बताया, तो ये सभी आइडियाज़ को जर्नल ऑफ प्रोसीडिंग इन ऑफ लिनियन सोसाइटी के सामने 1859 में सबके सामने रखा था। डार्विन ऑल्सो पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ बुक टाइटल्ड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो डार्विन ने अपनी ऑब्जर्वेशन जितनी भी उन्होंने की थी, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो सभी एक बुक में जो है प्रकाशित किया, और उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जातियों की उत्पत्ति। और उसमें एक उन्होंने चैप्टर दिया जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जातियों का उद्भव किस प्रकार हुआ। तो उन्होंने ये चैप्टर जो है उस किताब के अंदर प्रकाशित किया। डार्विनिज्म is the term coined for the explanation offered by Darwin for the origin of species। तो डार्विनिज्म या डार्विनवाद जो है ये टर्म इसलिए दिया गया कि जो डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जाति की उत्पत्ति के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिए, जो व्याख्या उन्होंने की, उसको समझने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद जो है वो टर्म दिया था। अब बात करते हैं प्रोपोजिशंस ऑफ डार्विनिज्म, यानी डार्विनवाद की जो अवधारणाएं हैं, जो उन्होंने मुख्य अवधारणाएं दी अपने डार्विनिज्म के अंतर्गत। तो फर्स्ट दिया ओवर प्रोडक्शन ऑफ और एनॉर्मस फर्टिलिटी, यानी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एन इनेट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंडिविजुअल टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द रेस। तो जितने भी जीवित जीव हैं उन सब में एक अंतर्निहित कैपेसिटी या क्षमता होती है कि वो अधिक से अधिक इंडिविजुअल्स जो है वो बना सकते हैं, यानी संतति के अंदर अधिक से अधिक जो है ऑर्गेनिज्म उत्पन्न कर सकते हैं। और ये जो है उनकी जाति के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, यानी उनकी जाति को बनाए रखने के लिए ये क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ऑयस्टर में प्रोड्यूस ओवर 60 to 80 मिलियन एग्स पर ईयर। तो उदाहरण के लिए ये बताया कि जो ऑयस्टर्स होते हैं ये 60 से 80 मिलियन अंडे जो है प्रति वर्ष देते हैं, यानी इनके अंडे देने की प्रजनन दर जो है वो बहुत ही अधिक होती है।
दूसरा उदाहरण दिया इसके रिगार्डिंग, अ रैबिट प्रोड्यूसेज 6 यंग वंस इन अ लिटर, यानी जो रैबिट होते हैं, खरगोश होते हैं, ये एक समूह के अंदर 6 जो है वो बच्चे उत्पन्न करते हैं, एंड 4 लीटर्स इन ईयर, और ये इस प्रकार के जो समूह हैं 6 बच्चों के वर्ष में 4 बार जो है वो उत्पन्न करते हैं। एंड द यंग रैबिट बिकम्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इन 6 मंथ फ्रॉम बर्थ, और ये भी देखा कि जो खरगोश होते हैं जन्म के 6 महीने बाद ही ये प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं और सक्रिय रूप से प्रजनन करना शुरू कर देते हैं, यानी इनमें अपनी जाति को बढ़ाने के लिए जो है वो क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। अगला उदाहरण दिया कि अ सिंगल फीमेल साल्मन फिश प्रोड्यूसेस 2.8 करोड़ एग्स इन अ सीजन। तो साल्मन फिश के अंदर भी ये देखा जाता है कि मादा साल्मन फिश लगभग 2.8 करोड़ अंडे जो है एक सीजन या एक ऋतु के अंदर जो है देती है। तो डार्विन ने दूसरी अवधारणा जो अपने ऑब्जर्वेशन से दी वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, या जिसे कहते हैं जीवन संघर्ष। ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन अ जियोमेट्रिक रेशियो, तो जितने भी जीव हैं वो अपनी संख्या जो है ज्यामितीय रूप से या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ाते हैं, यानी अत्यंत तेज़ी से बढ़ाते हैं। वाइल द फूड सप्लाई इंक्रीजेज इन एन अर्थमेटिक रेशियो, जबकि वहाँ पर उपलब्ध भोजन जो है वो केवल अंकगणितीय रूप से ही बढ़ता है, यानी थोड़ा उसकी फूड के बढ़ने की जो दर है वो ऑर्गेनिज्म से कम होती है। दिस लीड्स टू एक्सट्रीम competition between organism to ensure living to obtain maximum amount of food and shelter, और इस कारण से ही जीवों के मध्य अत्यंत तेज़ी से कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो उनके लिए प्रतिस्पर्धा किसके लिए होगी? जीवन जीने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, और वो प्रतिस्पर्धा होती है भोजन की अधिकांश मात्रा को प्राप्त करने के लिए और शेल्टर यानी आवास प्राप्त करने के लिए। तो अधिक संख्या यदि होती है, जीवों की संख्या अधिक है और फूड रिसोर्सेज कम है, तो सभी जीवों के अंदर जो है कंपटीशन होता है आपस में इस फूड को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो स्ट्रगल या कंपटीशन होता है एग्जिस्ट एट 3 लेवल, 3 स्तरों के अंदर ये इस प्रकार का संघर्ष चलता है। फर्स्ट बताया इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, यानी सजातीय संघर्ष होता है। इट इज़ द कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी ये एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य। और क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स, या अत्यंत घनिष्ठ जो प्रारूप होते हैं या प्रजातियां होती है जो अत्यंत घनिष्ठ है, उनके मध्य में होने वाला जो संघर्ष है वो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल इज़ वेरी सीवियर एज द नीड ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द सेम, और इस प्रकार का जो संघर्ष है बहुत ही अधिक सीवियर कंडीशन का होता है, बहुत ही गंभीर होता है, और नीड ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द सेम, जबकि पॉपुलेशन की जो नीड होती है, आवश्यकता होती है, वो एक समान बनी रहती है। दूसरे प्रकार का संघर्ष आता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, या जिसे कहते हैं अंतर जातीय संघर्ष। इट इज़ द स्ट्रगल बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग टुगेदर, यानी कि एक साथ रहने वाले दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य होने वाला जो संघर्ष है उसे अंतर जातीय संघर्ष कहा जाता है। इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज कॉम्पीट विद अदर स्पीसीज फॉर सिमिलर रिक्वायरमेंट, तो इनमें एक ही प्रजाति के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं एक ही प्रकार के रिक्वायरमेंट या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इन दोनों में आपस में संघर्ष होता है। तीसरे प्रकार का संघर्ष आता है स्ट्रगल विद द एनवायरनमेंट, यानी वातावरणीय संघर्ष। इट मीन्स द वेरियस रिस्क्स ऑफ नेचर लाइक एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, एक्सेस मॉइस्चर और ड्रॉट, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, इरप्शंस एक्सेट्रा ऑल्सो अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है कि जितने भी जीव उपस्थित हैं वो सभी संघर्ष करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रकृति में पाए जाने वाले जो फैक्टर्स हैं या कारक हैं उनके लिए भी ये संघर्ष करते हैं वातावरण के साथ। जैसे अत्यंत गर्मी है या अत्यंत सर्दी है, इसके लिए भी संघर्ष होता है जीवों के अंदर।
और एक्सेस मॉइस्चर, अधिक अगर मॉइस्चर नमी है या सूखा पड़ गया है तो भी इनके अंदर जो है वो संघर्ष चलता है पर्यावरण और जीवों के बीच में। अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, वोल्केनोज ज्वालामुखी हो सकते हैं, इरप्शंस। तो ज्वालामुखी फटने के कारण जो है जीव उस प्रकार पर्यावरण से किस प्रकार से संघर्ष करते हैं। और ये सभी जो है जितने भी कारक हैं जो पर्यावरणीय कारक हैं, ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म या जीवों के सर्वाइवल यानी जीवित रहने की क्षमता के ऊपर जो है प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो प्रपोजिशन आता है अवधारणा, वो है वेरिएशंस एंड देयर स्ट्रगल, यानी विभिन्नताएं तथा उनमें संघर्ष। डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो जीवों के बीच में जो भिन्नता उपस्थित होती है उन्हें वेरिएशंस या विभिन्नताएं कहा जाता है। वेरिएशंस में बी हार्मफुल, न्यूट्रल और यूजफुल। तो ये जो विभिन्नताएं होती है ये हानिकारक हो सकती है, उदासीन हो सकती है या लाभदायक भी हो सकती है। Variations that are passed on from generation to generation are called heritable variations। तो ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होती है उन्हें वंशागत विभिन्नताएं कहा जाता है। एंड दीज लीड्स इवोल्यूशन, और इन्हीं के कारण जो है इवोल्यूशन या उद्विकास होता है। दीज वेरिएशंस अराइज ड्यू टू चेंजेस इन द जीन्स और क्रोमोजोम। और इस प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं ये जो है इनका ये जो उत्पन्न होती हैं विभिन्नताएं, ये उत्पन्न होती है जीन के अंदर या चेंज होना जो कि उनके क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्रों के ऊपर जो उपस्थित जीन है इनके अंदर यदि किसी प्रकार का चेंज आता है तो उसके कारण जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। चौथी अवधारणा जो डार्विन ने दी वो थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जीवन संघर्ष जो है उस दौरान द इंडिविजुअल दैट एग्जिबिट वेरिएशन बेनिफिशियल इन फेसिंग द एनवायरनमेंट विल सर्वाइव। तो इस प्रकार जीवन संघर्ष के अंदर और इस जीवन संघर्ष के दौरान जो सदस्य जिनके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो कि लाभदायक है, और ये लाभ जो है उनको मिलता है एनवायरनमेंट के प्रति उन्हें सर्वाइव या जीवित रहने के लिए। तो वाइल दोज दैट कैनॉट फेस हार्डशिप विल बी एलिमिनेटेड। तो दूसरे ऐसे जीव जिनके अंदर इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनके अंदर वेरिएशंस जिनमें नहीं होती है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं या वहाँ से चले जाते हैं। तो जो योग्य है केवल वो ही उस एनवायरनमेंट के अंदर जीवित रह सकता है। जिसके पास ऐसी वेरिएशन है जो बेनिफिशियल है उस पर्यावरण की परिस्थितियों को सहन करने की, तो वो जीवित रहेंगे। और जो दूसरे जिनमें कठिन परिस्थितियों को झेलने की क्षमता नहीं है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। Those organisms best able to survive and reproduce will leave more offspring than those unsuccessful individual। तो जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल या संघर्षशील होते हैं और जो सर्वाइव करने के लिए समर्थ होते हैं, जीवित रहने के लिए समर्थ हैं, और वे रिप्रोड्यूस करते हैं यानी प्रजनन करते हैं, और उनकी प्रजाति के जो ऑफ स्प्रिंग या अगली पीढ़ी जो है वो अधिक प्राप्त होती है। और अनसक्सेसफुल जो होते हैं इंडिविजुअल उनमें उनकी संख्या जो है वो लगातार वहाँ पर घटती जाती है। दिस इज़ रेफर टू एज सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, और इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डार्विन द जिराफ एग्जिबिटेड वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ नेक एंड लेग्स। तो डार्विन के अनुसार जिराफ के अंदर जो है विभिन्नताएं उपस्थित थी, उनके गर्दन तथा उनके पैरों की जो लंबाई है उनके अंदर वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं उत्पन्न पहले से थी। व्हेन द ग्रास ऑन द ग्राउंड बिकेम स्केर, जब सतह के ऊपर जो घास थी वो कम हो गई यानी वहाँ पर समाप्त हो गई। जिराफ्स विद लॉन्ग नेक्स एंड लेग्स हैड एन एडवांटेज ओवर दोज विद शॉर्टर नेक एंड लेग्स। तो ऐसे जिराफ भी पहले उपस्थित थे जिनके पास लंबी गर्दन तथा लंबे जो पैर उपस्थित थे, उन्हें जो है फ़ायदा हुआ। और जो ऐसे जिराफ थे जिनके अंदर छोटी गर्दन वो छोटे पैर थे उन्हें वहाँ पर नुकसान हुआ। एज दे कुड फीड ऑन द टॉल ट्रीज। तो जिनके पास लंबे पैर व लंबे गर्दन थे
वो बड़े आकार के या लंबे ऊंचे पेड़ जो थे उन पर भोजन करने में समर्थ थे। सो दीज फॉर्म सर्वाइव्ड, इसलिए ये जो लंबी गर्दन और लंबे पैर वाले जिराफ थे ये जीवित रहे एंड रिप्रोड्यूस, और उन्होंने प्रजनन किया एंड बिकेम अबंडेंट, और उनकी प्रजाति जो है वो आधिक्य में हो गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिराफ्स विद शॉर्ट नेक्स स्टार्व्ड एंड बिकेम एक्सटिंक्ट, और समय निकलने के बाद में ऐसे जिराफ जिनके छोटे गर्दन तथा पैर थे वो भूखे मरे और उसके बाद वो विलुप्त हो गए पूर्णतया। थैंक यू सो मच। इससे आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।